नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह से लगभग सारे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह का हमने 9 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। एनसीईआरटी सार संग्रह का ये 10वां वीडियो है। इसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो एनसीईआरटी सार संग्रह गुप्त साम्राज्य आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बहुत ही सिंपल, सभी किताबों में दिया जाता है। तो पहला जो शासक था वह श्रीगुप्त था। कौन था बच्चों? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त। प्रश्न संख्या 2, नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की यह विशेषता थी। किस काल की? गुप्त काल की। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल जो है वह स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त वंश के शासन को प्राचीन के स्वर्ण युग कहा गया है। प्रश्न संख्या 4, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो गुप्त वंश ने 275 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक शासन किया है। कब से कब तक? 275 से 550। कितना हो गया 275 से 550? तो 275 साल हो गया। कितना साल? 275 साल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही चर्चित, न जाने 50 बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग को जुबा पर याद भी होगा कि जो भारत का नेपोलियन है वह किसे कहा जाता है भैया? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक ना। प्रश्न संख्या 6, समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण की? तो यह परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद बात की जाए कि समुद्रगुप्त के बाद किसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। एक तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ गए? चलिए, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की जो स्थापना है वह चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न संख्या 8, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम जो था वह देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते थे। तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। प्रश्न संख्या 9, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति संचालित होता था। प्रश्न संख्या 10, इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख से किसके शासन काल तथा सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है? किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति से। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 12, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है? तो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा है उसे दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिनार। ध्यान देना है। दिल्ली की कुवैत उल इस्लाम मस्जिद की प्रांगण, दिल्ली में जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है उसका प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में, किसकी याद में बनाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिल्ली में जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में जो लौह स्तंभ है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 14, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय के रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? गुप्त काल में कौन अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत। जी हाँ, सुश्रुत जो थे वह आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए प्रसिद्ध थे। मेडिकल साइंस की बात की जा रही है।
चंद्रगुप्त के नवरत्न कौन ज्योतिष से संबंधित थे? एक तो थे साइंस से थे, मतलब क्या कहते हैं उसको, वैद्य जी कह लीजिए, वैद्य। और एक थे ज्योतिष, जिनका नाम क्या था पूछा जा रहा, छपणक। क्या नाम था? छपणक। चलिए 17 नंबर, गुप्तकालीन चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो सोने का जो था उसको दिनार, और जो चांदी का था उसको रुपयक। क्या? रुपयक। फिर से समझिए, स्वर्ण मुद्रा दिनार, चांदी मुद्रा रुपया। इसके रीवा जिले में स्थित सूफिया का लेख गुप्त वंश को क्या कहा गया है? सूफिया का लेख में गुप्त वंश को कौन सा वंश कहा गया है? तो घटोत्कच वंश। सूफिया के लेख में घटोत्कच वंश कहा गया। आप पूछा जाएगा कि सूफिया का लेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश के रीवा से। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि ली थी? तो श्रीगुप्त ने आदिराज और महाराज की उपाधि ली थी। आदिराज और महाराज। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि ली थी भैया? तो विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि ली थी। गुप्तकालीन कुछ अधिकारी हैं जो एग्जाम में बने रहते हैं, पूछा जाता है। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि महासेना है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी है। महासंधि विग्रहक युद्ध व शांति का प्रधान होता था। महासंधि विग्रहक जो था युद्ध व शांति का प्रधान होता था। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार होता था। अग्रहारिक यानी दान विभाग का प्रधान होता था। यह दान विभाग का प्रधान होता था। महादंडनायक, जो न्यायाधीश को महादंडनायक कहते थे गुप्तकालीन में। गुप्तकाल की कृषि व्यवस्था महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो गुप्तकाल के कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण जो था वह सामंतवाद का प्रारंभ था। जी हां, सामंतवाद का प्रारंभ था। प्रश्न संख्या 28, गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण। यहां से भी परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। क्षेत्र किसे कहते थे? खेती योग्य जो भूमि थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास्तु में निवास करने योग्य भूमि आती थी। क्षेत्र में खेती वाला, वास्तु में निवास वाला। खील, जो भूमि कृषि योग्य नहीं थी उसे खील कहा जाता था। अपृहत, इसे जंगली भूमि का नाम दिया गया है। और चारागाह, यानी समझ गए होंगे पशुओं के चारण के लिए जो भूमि होती थी उसे चारागाह कहा जाता था। क्वेश्चन संख्या 33 की ओर चलते हैं। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो कायस्थ शब्द का जो उल्लेख है बच्चों वह मुद्रा राक्षस से मिलता है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। यह भी पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक, तो बताएंगे विशाख दत्त। कायस्थ शब्द का जिक्र इसी से मिला है। गुप्तकालीन ईंट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बिठूर में है, कानपुर में। कहाँ में? कानपुर के बिठूर में। प्रश्न संख्या 36, भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ तो कुमारगुप्त के समय। भारत में रजत मतलब चांदी के सिक्कों का प्रचलन जो हुआ वह कुमारगुप्त के काल में हुआ है। प्रश्न संख्या 37, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो वही नालंदा विश्वविद्यालय जिसको जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो कुमारगुप्त ने किया गया था। शतरंज का खेल भारत में किसके दौरान? तो गुप्त शासक के दौरान हुआ था। और शतरंज को चतुरंग कहा जाता था। शतरंज को चतुरंग कहा जाता था। चतुरंग, चतुर नहीं, चतुरंग, ठीक है ना। चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है। कौन सा चीनी यात्री था भाई जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? तो वह था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था फाहियान। हर्षवर्धन नहीं, वह हेनसांग के दरबार में आया था। हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग, याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 40, भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित प्राचीन मंदिर। भारत में जो प्राचीन मंदिर है हिंदू देवी देवताओं का वह किस काल का है? तो वह जो है भैया वह गुप्त काल का है। चलिए प्रश्न संख्या 41, चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो उस समय की बात है जब चीन से भारत में रेशम की वस्तुएं आती थी। किस वस्तुएं आती थी? रेशम की वस्तुएं आती थी। तो ध्यान दीजिएगा, रेशम की। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भानुगुप्त के
एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सत्य प्रथा का प्रथम प्रमाण मिला है। ओके, चलिए। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? गणराज्यों का अंत किसने किया था? तो यह समुद्रगुप्त था। कौन था भैया? समुद्रगुप्त ने गणराज्यों का अंत किया था। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि गणराज्यों के अंत के लिए जिम्मेदार, तो बताएंगे समुद्रगुप्त। 44 नंबर, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, तो आर्यभट्ट, वही आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो यानी शून्य का आविष्कार किया था। तो गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, तो क्या बताएंगे? आर्यभट्ट। आर्यभट्टियन सिद्धांत भी इनसे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्रश्न ऐसा है कि गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप हमें देखने को मिलता है तो जब आप अजंता की गुफा में जाएंगे तो गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप वहां देखने को मिलेगा। कहाँ में? अजंता में। ध्यान देना है भाई। विशाखा दत्त नाटक देवी चंद्रगुप्त में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त ने किसकी हत्या की? तो विशाखा दत्त का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्त, इसमें ये मिलता है कि चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या करी थी। चलिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। कौन है भाई? विष्णुगुप्त। ध्यान दीजिएगा, प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक जो है वह विष्णुगुप्त हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री विष्णु ऐसे करके याद करिएगा, श्री विष्णु। प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 48 चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य इसी को कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। तो इनको कहा गया है शाकारी। शाकारी क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया है। किस पर? शकों पर। इस वजह से। प्रश्न संख्या 49 किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। हुणों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो हुणों का जो आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में था। किसके भैया? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। अग्रहर से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि दान अग्रहर कहलाता था। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि जो था दान में, वह अग्रहर कहलाता था। प्रश्न संख्या 52 विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफा का निर्माण किस काल में हुआ? विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। प्रश्न संख्या 52 बराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाए गए हैं? तो बराह आपको पता है कि विष्णु जी के सम्मान में कराया गया है बराह गुफा का निर्माण। प्रश्न संख्या 54 वकड़क राजवंश के संस्थापक, तो वकड़क राजवंश के संस्थापक जो है वह विंध्य शक्ति। याद रखिएगा, पूछा जाता है वकड़क वंश के संस्थापक जो है वह विंध्य शक्ति हैं। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल में कितने वर्ष में कश्मीर को जीता था? कल्हड़ जो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, उनके अनुसार अशोक ने कश्मीर को कब जीता? तो अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में। ध्यान दीजिएगा। तो 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपने 15 मिनट में कवर किया है। 15 मिनट में 55 क्वेश्चन, इतना रफ्तार से आपको कहीं नहीं कराया जाएगा दोस्तों। 15 मिनट में 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT सार है ना, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर आप अगर जुड़े हैं पाठशाला वित्त के, तो वहाँ आपको निःशुल्क मिल जाएगा। देखिए, मेरा मकसद होता है कम समय में ज़्यादा कंटेंट दें, और वही मैं करता हूँ। जब तक आप लोग का एग्जाम बढ़िया से करा ना दूँ तब तक आपको मैं कंटेंट देते रहूँगा। आपका कर्तव्य है, आपका काम है, पढ़िए, मेहनत करिए, सफलता निश्चित ही होगी। अगर और कोई समस्या, कोई जानकारी है, या कोई सुझाव देना चाहते हैं, या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।